करने लग जाएंगे कि वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। ऐसी परेशानी मतलब बहुत से होते ना, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा चेंजेस तो हमें करना पड़ेगा। यानी कि पूरे पार्ट को हमने पढ़ लिया, इससे क्या है कि पूरा एक बार लेसन अपनी नज़र में हो गया और उसमें मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वही बता दी। अब वो चीज़ों का अपन कलेक्शन तैयार कर लिया है जो क्या है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। यानी कि एग्जामिनर जब भी प्रश्न बनाता है तो मतलब 80% चांस रहता है कि वो क्वेश्चन यहीं से उठाता है, समझे। इसीलिए तुम्हें नोट्स की PDF दी जाती है जिसको पढ़ के तुम आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। अब ये PDF उसी को याद होती है जिसने ढंग से पाठ यहाँ पढ़ा और घर पे पढ़ा है, समझे मेरी बात। उसी को नोट्स आराम से याद हो जाते हैं। और नोट्स को जब तुम लिखते हो तो लिखते समय थोड़ा सा समझ कर लिखा करो। एक बार लाइन को पढ़ो फिर इसको लिखो और अच्छी राइटिंग लिखो। ऐसे तो नहीं मैं मिटा रहा हूँ जल्दी लिखो, ऐसी बात तो है ही नहीं है। इसीलिए मैं PDF देता हूँ कि भाई यहाँ क्या कि जल्दी जल्दी मिटा देते हैं, तुम उस राइटिंग की बिगाड़ देते हो, लिख के आ रहे हो पता नहीं रहता है, इसीलिए ये ऑप्शन रख रखा है, ठीक है। तो जब भी लिखने बैठो तो लाइन को पढ़ो आराम से, फिर उसको अच्छी राइटिंग में लिखो। इससे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम होगा तब तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा, 2 शब्द भी लिख दोगे फिर आगे का ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। तो लेसन जो 4 है हमने पूरा पढ़ लिया है एक बार, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में अभी आंखें बंद करके देखेंगे तो हमारे दिमाग में होगी, जैसे टॉमसन के बारे में, ठीक है। उसके अलावा रदरफोर्ड के बारे में, बोर के बारे में। तो अपन को इसे पता चल रहा है कि ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया कि परमाणु क्रम के जो परमाणु का मॉडल था उसको धीरे धीरे एक प्रॉपर कंडीशन में लेके आया और बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई की, ठीक है। मेन इस पार्ट का मतलब थीम यही है। फिर लास्ट में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, उनकी संयोजकता दे रखी है। और लास्ट में 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं, समस्थानिक और संभारिक वाले। ये इस पूरे पार्ट की समरी इतनी सी। अब इसको इस नोट्स में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक पॉइंट को अपन आज डिटेल में देख लेते हैं और ध्यान से सुनोगे तो यही याद हो जाएगा, लिखोगे तो और तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। यानी कि 2-3 बार ये नोट्स जब तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे तो तुम्हारे लिए ये लेसन एग्जाम के टाइम बहुत ही कम रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपनी फेयर कॉपी लेनी है और याद करने लग जाना है उसमें से, ठीक है। क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये वैसे मैं टेस्ट में दे देता हूँ कि इन नोट्स में से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी टेस्ट होता है तो टेस्ट के क्वेश्चन को लेके बैठना है तुम्हें और देखना है कि ये क्वेश्चन सर ने कहाँ से पूछा नोट्स में से, या नोट्स में है या नहीं। ये तुम्हारी क्रिएटिविटी है, तुम्हें दिखानी है, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी कि तुम्हें पता करना है कि सर ने क्वेश्चन कहाँ से पूछा। अब क्या है कि नोट्स में से बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। जो नोट्स को अच्छे से समझ लेता है वो आराम से आंसर दे देता है और वो कभी फंसता नहीं है। बाकी नॉर्मली रटने वाला फंस जाता है। लाइट चालू कर दे बेटा। जो रटता है वो फंस जाता है क्योंकि उसको एक ही प्रश्न का उत्तर याद है, ठीक है। उसने उत्तर को प्रश्न बना लिया एग्जामिनर ने, तो फिर उसका आंसर्स कैसे लिखेंगे, मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल तरीका है, अपन को क्या करना है कि नोट्स को रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। किताब में छानबीन कम करनी है, नोट्स को रिवाइज करना है। तुम्हारे पास बुक के भी मैक्सिमम क्वेश्चन ये नोट्स कवर कर लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट लाइन में, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स है, ठीक है। तो अब अपन एक कुछ पॉइंट्स हैं इनके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं जो अपन को याद रखने हैं लेसन से रिलेटेड। जब लेसन पढ़ाया था तब मैंने बताया था पदार्थ का अस्तित्व परमाणु के कारण होता है। अंकित इस लाइन को समझा सकता है? पदार्थ का अस्तित्व परमाणु के कारण कैसे होता है? सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ, सीधा सीधा उत्तर दे दे। सुनना वापस, पदार्थ का अस्तित्व परमाणु के कारण होता है, कैसे? ऐसे प्रश्न आएगा तो क्या लिखोगे इसका आंसर? समझा सकता है? सिंपल सा उत्तर है, बहुत ही सरल उत्तर है। सुनो, पदार्थ क्या है जानते हो, ठीक है। दूसरा इसमें लिख रखा है परमाणु के कारण, यानी कि परमाणु के बिना कोई पदार्थ होते ही नहीं। जितने भी पदार्थ हैं उनका मूल में कौन होता है? परमाणु। कितना आसान है, ऐसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो अपन सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं कि परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु, और अणु से मिलकर विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं। इसीलिए यह तथ्य सिद्ध होता है कि पदार्थ का जो अस्तित्व होता है वो परमाणु के कारण होता है। क्योंकि यदि पदार्थ मतलब परमाणु नहीं है तो पदार्थ भी नहीं होता। कितना आसान है।
तो ऐसी सरल सरल लाइनें, मतलब किताब की लैंग्वेज थोड़ी टफ है और ये थोड़ा इजी हो जाएगा। दूसरा बिंदु है अवपरमाणुक कणों को परमाणु मॉडल के द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि अवपरमाणु कण जो होते हैं, यानी कि परमाणु के अंदर भी जो कण होते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? अवपरमाणु कण। देवीलाल क्या कहते हैं? हाँ, अब इनको यदि हमें देखना है या समझना है तो हम किस प्रकार समझेंगे? परमाणु मॉडल से। कैसे समझेंगे? परमाणु मॉडल से। परमाणु मॉडल को अपन देखेंगे तो उसमें अपन को पता लग जाएगा कौन कौन से अवपरमाणु कण है और उनकी विशेषताएं भी हम जानते हैं और उनके बारे में भी हम जानते हैं। अब सिंपल सा प्रश्न तुम्हारे सामने आता है कि परमाणु के अवपरमाणु कण कौन कौन से होते हैं? किसको आता है इसका उत्तर? ऐसा प्रश्न मैंने जब पढ़ता था 9th में तब पूछा गया था और मेरे से ही हुआ था, तो तुम्हारे भी सही होगा अगर ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो। प्रश्न एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, परमाणु के अंदर अवपरमाणु कण कौन कौन से होते हैं? अंकित बता। एक तो हाइड्रो, कौन बताएगा? बता, गिन रहा हूं मैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों ही क्या है? अवपरमाणुक कण। कौन से कण है? अवपरमाणुक कण। ये अवपरमाणु कण किस में होते हैं? वो क्या बोले, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हाँ, ये किस में होते हैं? अपर्माणित में। हाँ, अवपरमाणविक कण किस में होते हैं? अपर्माणित में नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अवपरमाणविक कण किस में होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। किस में होते हैं? परमाणु। बहुत अच्छा। किस में होते हैं? जो मुंह से बोल रहे हो उसको सोचो, क्योंकि भगवान ने हमें एक बुद्धि नाम की चीज दी, यानी कि हम कुछ भी बोल रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है तो गलत है, तभी रिपीट हो रहा है ना। तो तुम सोचो, तभी चीजें क्या होगी? करेक्ट होगी। अब दूसरा हमारा टॉपिक है पदार्थ में आवेशित कण। हाँ, आवेशित कण क्या होता है? आवेशित कण के बारे में कौन बताएगा? मैं बता देता हूँ, सुन लेना, याद रखना, फिर वापस रिपीट क्वेश्चन करूंगा, याद हो जाएगा। यस, सुनो, मैं बता रहा हूँ एक बार। देखो, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने की थी। किसने की थी? टॉमसन ने। यहाँ तक याद हो गया कि नहीं हुआ? और इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है कि स्मॉल ई और ऊपर की ओर माइनस लगा देते हैं। स्मॉल ई, हाँ, और माइनस लगा देते हैं। ये किस, हाँ, ये किसका प्रतीक है? इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज कब हुई थी बताओ? 1886। 1886 में। अब ये खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, शॉर्ट नेम याद रख लेना है, गोल्डस्टीन। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन पूछो, मैं एक देखें हाँ सर। है, हाँ, तो बता देखें। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। हाँ, कब की थी? 1956। 1956। ए बेटा, हाँ बता। क्या पूछा? 1800। इसीलिए तो ध्यान इधर रखा। अडले मीन अडले। हाँ, 1800। 1886। बहुत अच्छा, बैठो, बैठ जा। वो ठीक है। गणित दर्शाव। अब सुनना, नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा तो आंसर बता देना। प्लस पी, पी प्लस। हाँ, प्रोटॉन जो होता है, कौन? प्रोटॉन। ये एक धनावेशित अवपरमाणु कण होता है। कैसा होता है? धनावेशित। इसीलिए इसका सिंबल होता है पी और प्लस। ठीक है, ये क्या होता है? माइनस, और पी क्या होता है? प्लस। सिंपल सी बात है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। ये अवपरमाणु कण के आवेश हो गए। ठीक है, कोई पूछता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो क्या बताओगे? ऋणावेश। और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? धनावेश। पता चल गया? और एक और होता है अनावेशित। हाँ, उसकी बात करेंगे। अब ये जो अवपरमाणु कण था, कौन? प्रोटॉन। इसको शुरू शुरू में क्या नाम दिया गया था? क्या बोले? हैं? इसको शुरू शुरू में क्या नाम दिया गया था जब इसकी खोज हुई थी? केनाल रे। केनाल रे। क्या नाम दिया गया था? केनाल रे। केनाल रे। याद रह जाएगा? हाँ यस। सर। इसका प्रतीक भी पता है तुम्हें, पी प्लस। ठीक है, हाँ। ये जानकारी अच्छे से याद रखना। यस सर। कई नाम भी तो वो बोलो। केनाल रे। केनाल रे।
शुरू शुरू में प्रोटॉन को कहा जाता था। अगला बिंदु है परमाणु की संरचना। किसकी संरचना? परमाणु की संरचना। अब परमाणु की संरचना हमें पता करनी है तो हम क्या करेंगे? यशमित बता देंगे। परमाणु की संरचना पता करनी है तो क्या करेगा? नहीं कोई बात नहीं है, बता रहा है। परमाणु की संरचना पता करनी है तो क्या करेगा? माइक्रोस्कोप लेके बैठेगा क्या? हैं? क्या करेगा? या परमाणु के अंदर घुस के देखेगा है कि नहीं है इसके अंदर कुछ है, या चीर फाड़ करेगा? क्या करेगा? अरे परमाणु मॉडल को देखेगा। सिंपल सी बात है, एक परमाणु की स्टडी करनी है तो उस मॉडल को देख लेंगे, सारी बात मॉडल से पता लग जाएगी। माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल क्या है? उस जो परमाणु के अंदर जो कण है उन्हीं को तो क्या कर रहा है? दिखा रहा है। यहाँ तक समझ गए? अब बात करते हैं जे टॉमसन की। किसकी बात करते हैं? टॉमसन की। ये एक ऐसे इंसान थे या ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहला परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि परमाणु का सबसे पहला मॉडल किसने दिया? क्या बताओगे? इसीलिए इसका प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। समझ गए? क्योंकि परमाणु का सबसे पहला मॉडल किसने दिया था? हो गया याद? कि नहीं? अब मॉडल तो इसने दिया, ठीक है, लेकिन इसकी बात कर लेते हैं इसने मॉडल में क्या क्या कहा। सुनना ध्यान से। पहली बात, इसका जो मॉडल था, किसका? हाँ, ये किसकी तरह दिखता था? क्रिसमस केक की तरह। ठीक है। अब ये जो मॉडल था इसको पूरे को इसने क्या मान लिया? धनावेशित गोला। ठीक है भाई, धनावेशित गोला मान लिया, अच्छी बात है। दूसरी बात, अब धनावेशित गोला तो उसको मान लिया, फिर इसने क्या बोला कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरह धसे हुए हैं? सूखे मेवों की तरह। तरबूज के बीज तो नहीं आए किसी के सामने, अब आएंगे ना। अब बात करते हैं तरबूज की। किसकी? तरबूज की। अब एक तो सिंपल सा एग्जांपल है, अपन समझ गए, ठीक है। थॉमसन का परमाणु मॉडल का क्रिसमस केक और सूखा मावा, ठीक है। सूखा मावा किसको दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन को। और क्रिसमस केक का जो पूरा सर्कल है वो किसको दिखा रहा है? धनावेशित गोला। किसको दिखा रहा है? धनावेशित गोला। यानी कि परमाणु के धनावेशित भाग को दिखा रहा है। हो गया याद कि नहीं? एक बार आगे बोल दो। सिंपल सी बात है, क्रिसमस केक होता है, उसमें सूखा मेवा कहीं कहीं लगा हुआ होता है, तो जो पूरा जो केक है उसको इसने क्या बोल दिया? धनावेशित गोला। ठीक है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, सूखा मेवा कहीं कहीं जो लगा होता है उसको इसने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो? डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। देख बीच क्लास में डिस्टर्बेंस अच्छा बच्चा है ना? नहीं, यहाँ बैठ जा। यस। अब एक और एग्जाम्पल यदि हमसे अगर पूछता है तो अपन क्या बता सकते हैं कि इसकी तुलना तरबूज से भी हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? खाने वाला लाल भाग, कौन सा भाग? लाल भाग। इसको इसने क्या मान लिया? धनावेशित गोला मान लिया इसने, या धनावेश मान लिया गया। और अब उसमें काले काले जो बीज होते हैं उसको इसने क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉन। अब जब भी पूछा जाता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो तुम्हें क्या करना है? अपनी कॉपी के दो पार्ट कर लेने, एक तरफ तरबूज वाला समझा देना, एक तरफ क्रिसमस केक वाला। मास्टर डायरेक्ट ही तुम्हें नंबर दे देगा और अच्छा सा चित्र बना देना, ठीक है। तुम्हारे नंबर कटेंगे इसमें। थॉमसन का परमाणु मॉडल, एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को दिखाना है बस, ठीक है। अच्छा काम करोगे कि पता ही नहीं चलेगा, ऐसा करोगे मार साहब ढूंढेगा उत्तर है कहाँ, पहले मिल ही नहीं रहा है। ऐसा लिखेंगे जो सर देखते पहले दे देंगे नंबर। हाँ, तो मैंने कल बता दिए थे तुम्हें कौन कौन से चित्र बनाने, आज लास्ट में और बता दूंगा, ठीक है। ये बात हमने कर ली है। अब अगला जो हमारा बिंदु है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका मॉडल? रदरफोर्ड का परमाणु। चित्र तो थॉमसन का तुम्हें याद होगा, ठीक है, उसको याद रखना, दिमाग में बिठाए रखना।
अब रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ली। कौन सी पन्नी ली? सोने की पन्नी। जबकि उसको पता था कि ये बहुत महंगी है। अपने कोई चीज महंगी होती है तो अपन सस्ती का जुगाड़ करते हैं, लेकिन इसने तो सोने की पन्नी ली है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग सफल हो गया। बाकी सारे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, उसका प्रयोग फेल हो जाता। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई उसने सोने की पन्नी क्यों ली? तो उसका उसमें 1000 से भी ज्यादा अल्फा कण थे। नहीं, 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी, यानी कि उसकी मोटाई मतलब थी। पन्नी भले ही पतली थी लेकिन उसमें परमाणु बहुत ज्यादा थे। ठीक है, आ गया समझ में? दूसरी बात, ये जो रदरफोर्ड थे ये चाहते थे कि मेरे को बहुत ही पतली परत चाहिए, पतली, है ना, परमाणु ज्यादा और परत बिल्कुल पतली। इसीलिए दो कारण थे, इसके कारण इन्होंने क्या ले ली थी? सोने की पन्नी चुनी थी। बाकी ये दूसरी चीजें भी ले सकते थे। अगर परमाणु कम होते हैं तो बहुत ही कम चांस रहते हैं कि वो नाभिक से टकराएं। ज़्यादा परमाणु तो चांस बढ़ जाते हैं कि नाभिक से टकराएं। अब उसने मतलब 1000 परमाणु की जितनी मोटी पन्नी ले ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो कोई और ले लेता तो उसका मिशन फेल हो जाता। मतलब इतने परमाणु कलेक्ट करने के बाद भी नाभिक से क्या हुआ? एक एक टकराया। 12000 कणों में से एक कण ही रिटर्न आया, बाकी टच होकर साइड में हल्के फुल्के निकल गए, अधिकांश सीधे निकल गए। ये उसका पूरा कॉन्सेप्ट था, ये उसका पूरा प्रयोग था। अब प्रश्न कोई पूछता है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कौन से कणों का प्रयोग किया? तो अल्फा कणों का। और अल्फा कणों की बात करें तो ये द्विआवेशित होते हैं। किसके कण होते हैं? हीलियम के कण होते हैं। द्विआवेशित हीलियम के कण होते हैं। किसके कण होते हैं? हीलियम। द्विआवेशित हीलियम के कण। हो गया याद? यस सर। अब इसके मॉडल के बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अल्फा कणों का द्रव्यमान कितना होता है? 4 म्यू। कितना होता है? 4 म्यू। अब ये रदरफोर्ड ये सोच रहा था कि जब इन अल्फा कणों का मैं इस सोने की पन्नी पे क्या करूंगा? प्रहार करूंगा, तो क्या होगा कि ये नाभिक से टकरा के अपनी दिशा में क्या कर लेंगे? परिवर्तन कर लेंगे। तो एक ही कण यहाँ पर था जो वापस रिटर्न आया था अल्फा कणों में से, बाकी अधिकांश तुम्हें चित्र में दिख रहा होगा सीधे निकल गए। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है, याद रखना है। रदरफोर्ड का जो डायग्राम है ये तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, 1 मिनट में पूरा डायग्राम बना लो, ऐसे प्रयास करने हैं। ठीक है, वो सब गोला बनाने की दिक्कत आती है। हाँ वो ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, अरे सी लिखना है सीधा, सी लिखना है उल्टा गोला बन जाएगा। सी फोर के आसान है। ठीक है, फिर अब इसने प्रयोग तो कर लिया। प्रयोग के बारे में मैंने भी पूरी जानकारी बता दी है कि सोने की पन्नी ली और उस पर क्या किया? उसने अल्फा कण छोड़ दिए। अब इसका रिजल्ट क्या निकला उसकी बात करते हैं। मतलब यानी कि जब यह प्रयोग हो रहा था ना, तब उसने क्या चीज़ देखी? सबसे पहली बात, अल्फा कण बहुत तेज गति से चल रहे थे और अधिकतर अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल गए। कैसे निकल गए? सीधे। सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, यानी कि नाभिक से टकराए नहीं। तो इससे उसको क्या पता चला कि भाई नाभिक का अधिकांश भाग क्या है? वो खाली है, उसमें बिल्कुल रिक्त स्थान है। ये बात उसको पता लग गई। दूसरी बात, बहुत ही कण अल्फा कण थे जो मतलब एक छोटे कोण पे क्या हुए? विक्षेपित हुए, यानी थोड़ी सी उनकी डायरेक्शन चेंज हुई, ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। लेकिन एक कण था जो मतलब वापस रिटर्न आ गया था, जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में रिटर्न आ गया था। उसका कोण बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया था। अब इससे इसको क्या पता चला? रदरफोर्ड ने प्रयोग भी कर लिया और ये चीज़ें भी उसने देखी जब प्रयोग कर रहा था। अब बात ये है कि भाई इसने ये प्रयोग किया, इससे इसको क्या रिजल्ट मिला? तो पहली बात, इसको पता चल गया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली, यानी कि उसमें कोई चीज़ है नहीं है। और इसी से तो इसको पता चला कि द्रव्यमान का डिसीजन कौन लेता है? कौन लेता है इसमें? परमाणु में द्रव्यमान का डिसीजन कौन लेता है? कौन मतलब उत्तरदायी रहता है कि इसका द्रव्यमान इतना होगा, इतना होगा? धनावेशित भाग, जिसको किसके नाम से जानते हैं? गोलाकार। कौन बताएगा? धनावेशित भाग को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? ये प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों क्या धनावेश, मतलब धनावेश के अंतर्गत, मतलब एक तो अनावेशित है और एक धनावेशित है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। ये बातों में याद रखनी है। ठीक है,
फिर इसने जो प्रयोग किया उसे एक बात और हमारे सामने आई कि ये जो परमाणु का गोला है इसमें धनावेशित जो भाग है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये बात इसको पता चली। तो यही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। धनावेशित भाग जो होता है बहुत ही सीमित दायरे में होता है, मतलब ज़्यादा होता नहीं है, और वो ठीक है। बाकी वो पहले तो तरबूज और हर कुछ कर रहे थे, थॉमसन डिस्टर्ब था बिल्कुल, लेकिन उसने भी प्रयास किया, सबसे पहला मॉडल बना दिया ये बात। मैंने थॉमसन वाला मॉडल बहुत अच्छा था, समझ में आसानी से बन जाता है, मेरे समझ में भी आया। आसानी से बन जाता है, लेकिन मेन काम इसी ने किया। नील्स बोर ने तो और अच्छा काम किया, हाँ सर, सबसे अच्छा है। नील बोर ने किया है। वो तो कक्षा वाला ये तो सर हाँ चित्र सरल है, लेकिन उसकी मेहनत भी तो लगी है, हैं? उसके पास लगता है सुइया प्रकार था जो उसने बना दिया सर्कल। छोटा नहीं था फोर्ट वाला थोड़ा मोटा नहीं दो। अब परमाणु के नाभिकीय मॉडल की बात करते हैं। कौन से मॉडल? परमाणु के नाभिक की अब इसी आदमी ने एक और मॉडल बनाया जिसमें नाभिक के बारे में डिटेल स्टडी की। इसके बारे में नाभिक पहले तो नाभिक की खोज कर ली रदरफोर्ड ने, पहले तो नाभिक के बारे में पता कर लिया। अब उसने और नाभिकीय मॉडल बनाया, यानी कि नाभिक में क्या क्या उसके बारे में भी इसने जानकारी अपन को दी। क्या क्या दी सुनना। परमाणु का केंद्र क्या होता है? धनावेशी, यानी कि केंद्र को इसने क्या मान लिया? धनावेशी। दूसरा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित होता है? इसमें नाभिक में। कहाँ पे केंद्रित होता है? और नाभिक किस किस से मिलकर बनता है? जल्दी से बता, नाभिक किस किस से मिलकर बनता है? अरे बाकी डिस्टर्बेंस नहीं, अच्छे बच्चे हो, हर में दूसरे किसी से मत पूछ। इसने पढ़ा है, लेसन घर पे पढ़ा है, कल पढ़ रहा था ये शाम को, यहाँ थोड़ी मैं गया था इसके घर पे, लेसन पढ़ रहा था ये। आप गए यहाँ थोड़ी ये क्या शिकायत की हैं? शेयर करना तो मैं ठीक है, तो लेसन पढ़ रहा था ये कल। लेसन तो पढ़ा रहे। हाँ, अरे नाभिक किस किस से मिलकर बनता है? देवीलाल बता। कणों से। कौन से कण? बनता है। नहीं, अरे उनको भूल जा, अब उनको भूल जा। उनका सिर्फ रदरफोर्ड प्रयोग कर रहा था तब उनका काम था। राकेश बता, नाभिक किससे मिलकर बनता है? नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोनों बच्चों को नींद आ रही है, आराम से सो रहे हैं। कौन सही बात है ना? जब परीक्षा आएगी तब नींद खुलेगी। जिनकी अभी खुली हुई है तब वो नींद निकालेंगे, क्या जल्दी सो जाते हैं, कल परीक्षा है। बाकी मामला उल्टा होगा, जो अभी सो रहे हैं उनके, ठीक है? जो अभी ध्यान से सुन रहे हैं, अरे जो अभी ध्यान से सुन रहे हैं उनके कोई दिक्कत ही नहीं है, वो फिर जल्दी सो जाएंगे। एक सुबह एग्जाम है। और जो अभी नींद काट रहे हैं वो सुबह रात को 2 बजे तक पढ़ेंगे, और सुबह आते ही क्यों बोलेंगे हाँ मैं रात को 2 बजे तक पढ़ा। तो कोई नहीं बनेगा। ठीक है, सर बड़े हैं? आप पढ़ते हो 2 बजे। हाँ मैं तो 1 बजे के वो आसपास रात वार्षिक परीक्षा में 2000 अपन को नींद आती ही नहीं। जल्दी नींद आ जाए तो फिर मजा नहीं आता। चलो अब बात नहीं, अरे सुनो, हाँ एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। नाभिक किस किस से मिलकर बनता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? के एलिमेंट हैं? कक्षाओं को किस नाम से जानते हैं? हाँ, वर्तुलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? के एलिमेंट। नहीं, ये तो कक्षाओं का नाम है। विविध कक्षा। हाँ, विविक्त कक्षा, बहुत अच्छा। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वर्तुलाकार कक्षाओं में या मार्ग में चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विविक्त कक्षा। याद रह जाएगा, ठीक है। नाभिक का जो आकार होता है वो पूरे परमाणु की तुलना में बहुत ही कम होता है, यानी कि 100 में से 1 नंबर ही आया ऐसे, यानी कि 1% ही क्या हो गया? नाभिक हो गया, और बाकी 99% खाली भाग। समझ गया कि नहीं? नहीं समझा? कोई बात नहीं, फिर कभी समझेंगे अपन। हाँ, फिर कभी समझेंगे। नेक्स्ट, अब इस बंदे की भी कुछ कमियां थी, इसने मामला सही तरीके से समझा नहीं सका है, समझे? यानी कि जैसे परमाणु स्थायी होता है, कोई चीज स्थायी होती है और अस्थायी होती है, ये तुम जानते हो। टेंट लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं? अस्थायी लगाते हैं। 2 दिन का काम हुआ, वापस पे करके रख दिए, वो चीज तो होती है अस्थायी। और स्थायी परमानेंट, अपने घर पे चद्दर लगा देना, ठीक है? छत डालना। हाँ, छत डाल देना, ठीक है? केलोपोश का मकान बना देना, तो ये स्थायी काम हो गया। अब परमाणु जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। अगर स्थायी होंगे ना तभी वो कण का निर्माण करेंगे, पदार्थों का निर्माण करेंगे।
सही बात है। लेकिन इसके अनुसार तो परमाणु अस्थायी हो रहा था, नाभिक से टकरा था और नष्ट हो रहा था रदरफोर्ड के अनुसार। अब इसको ये खुद ही बता ही नहीं पा रहा था भाई हो क्या रहा है। ये सबसे पहले इसकी मिस्टेक थी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है वर्तुलाकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो उसका स्थायी रहना संभव नहीं है क्योंकि वो गतिमान अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि ये त्वरित होगा और त्वरण के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी और किससे टकरा जाएगा, नाभिक से। किससे टकराएगा, नाभिक से। तो इस प्रकार मतलब दूसरे लोग बोल रहे थे कि भाई इस प्रकार तो परमाणु अस्थायी हुआ, ठीक है ना, लेकिन रियल में तो परमाणु स्थायी होते हैं। तू ये किसे क्या बता रहा है भाई, हम तो इस चीज़ को मान ही नहीं सकते। तू और रिसर्च कर भाई, और तेरा फेल है मामला यहाँ। बहुत कुछ हद तक सक्सेस हो गया लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बता पाया है। ठीक है, तो ये इसकी कमियाँ थी और कमियाँ पूछी जाती है। एक बार और बोल रहा हूँ, कमियाँ पूछी जाती है और ये कमी अगर पूछते तो बता देना। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा तो मैं पूछूंगा। रदरफोर्ड की बता दी ना। हाँ, अभी क्या कर रहे हो? क्या कमी है? एक बार रिवीजन। अरे कमियाँ बता दी ना। नोट्स में दे दो। अभी क्या बोला मैंने, अब तो बोर कर। क्या सुन रहा था तू? कथा, रामायण, गीता। अरे आंगन तो मांग नहीं उठी थी, जब मैं आंगन निकली थी देख कर। चलो खाएगा ना ये नेक्स्ट है। क्या, हाँ उधर उधर खुद ही सुनिए। लिख क्यों पड़े? अरे नोट्स मिलेंगे ना, देख लेना। इधर नेक्स्ट है। एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि तेरे जीव को तसल्ली नहीं मिल रही। ठीक है, देखो क्या होता है कि ये जो रदरफोर्ड था इसने प्रयोग किया। ठीक है, अब जब इसका प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण हुआ, ठीक है, तब दूसरे वैज्ञानिक भी थे, तो ये बोल रहा था कि भाई मतलब ये चीज़ है, ऐसे सारी खूबियाँ बता रहा था। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि भाई परमाणु तो स्थायी होते हैं, क्या होते हैं, स्थायी। अब तू बोल रहा है कि चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाएंगे त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण के दौरान गति बढ़ेगी और गति अगर बढ़ी तो नाभिक से टकरा जाएगा और टकराया तो परमाणु क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार तो ये अस्थायी हो रहा है मामला। लेकिन रियल में तो वो चीज़ स्थायी होती है, तो अस्थायी कैसे बता रहा है, उस पर वो कुछ बोल ही नहीं सका। इसके कारण क्या हुआ, अस्थायी वो तो ये उसकी कमी थी। कमी थी। थोड़ा मतलब समझा कर चीज़ों को, आधा समझ में आ गया। आधा आ गया बहुत है। ठीक है, आधा आ गया तो बहुत है। बोर का अब बात करते हैं बोर का परमाणविक मॉडल। मॉडल। इसका पूरा नाम क्या था, नील्स बोर। क्या नाम था, नील्स बोर। अब इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षा। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उनकी ऊर्जा का विकिरण होता ही नहीं। इसने बोल दिया, इसने क्या बोला, उसकी ऊर्जा देवीलाल बता क्या बोला इसने, उसकी ऊर्जा विकसित नहीं होती। मतलब क्या समझाओ थोड़ा। उनकी ऊर्जा विकसित नहीं होती। तो सुनो ध्यान से, याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरणित नहीं होती। हाँ, क्या क्या बोल रही है, विकिरणित, तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ठीक है, कैसे भी बोलो, सिंपल भाषा में याद कर लो। ठीक है, नहीं होता है मान लेते हैं। अब एक और बात इसने बोली, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती है इनको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर। कक्षाओं को क्या कहते हैं, ऊर्जा ऊर्जा स्तर। इसके अलावा इनको कोशों के नाम से भी जानते हैं, के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश। ठीक है, अब एक एक कक्षक को पृथक पृथक नाम दे रखा है। अब नाभिक के सबसे पास वाला जो कक्षक है इसको क्या बोल दिया है, के क्या बोल दिया है, के। और नाभिक के जस्ट थोड़ा सा दूर उसको क्या बोल दिया, एल। और थोड़ा और दूर उसको क्या बोल दिया, और थोड़ा और दूर उसको क्या बोल दिया, आ गया समझ में। किसके बारे में बात कर रहे हैं देवीलाल, नील्स बोर के बारे में। इसने क्या क्या जानकारी दी अभी तक, KLMN। क्या है ये, बहुत अच्छा, ये क्या है, विविक्त कक्षा। अच्छा, इन कक्षा में कौन होते हैं,
नाभिक, हाँ, कोश में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके इस चक्कर प्रकार लगाते के हैं नाभिक। क्रॉस क्वेश्चन के आंसर अगर तुम दे पाते हो तो तुम समझ जाना, हाँ मैंने सब कुछ चीजें समझ कर पढ़ी है, और एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन पूछेगा मैं उत्तर बता दूंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो उत्तर को प्रश्न बना लेता है, ऐसी कंडीशन में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना है ना, बाकी फिर मैं सुमित्रा के साथ छोड़ूंगा, याद रखना। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। यशमित, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे जेडविन, नाम से ही पढ़ ले एक बार। जे जेडविन, जे 1932 में जे जेडविन ने हाँ, की। मैं बता रहा हूँ। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, कब की? 1932 1932 में। अब न्यूट्रॉन को क्या माना गया था? अनावेशित कण। अनावेशित कण, क्या माना गया? अनावेशित कण। इसका जो द्रव्यमान था, किसका? अनावेशित कण क्या? न्यूट्रॉन का। वो किसके बराबर था? हाइड्रोजन। प्रोटॉन के बराबर था। किसके बराबर? प्रोटॉन। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, तुम्हें याद रखना है। हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणु में क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते होता है। समझ गए? हाँ, नाभिक में होता है। अब तो हम समझदार हो गए, तो हम डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्टकट जा सकते हैं। सही बात है ना? शॉर्टकट ही जाएगा बैग लेके। अब निकल बड़ी कमरा निकल। अब न्यूट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एन से। डिस्टर्बेंस नहीं बेटा, हाथ दुख रहे तेरे? आज बहुत सारा काम दूंगा, टेंशन मत ले। यहाँ बेटा ना मेरे को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं यशमित? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। नहीं, बताना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं? अभी मैंने पहले प्रश्न पूछा था, उत्तर बताया था, उत्तर को क्वेश्चन बना लिया। आप तो मैंने पहले प्रश्न पूछा वो बता दे, नहीं आया समझ में? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन, हो द्रव्यमान, ही नहीं सकता। द्रव्यमान, नहीं। द्रव्यमान, धनावेशिक, परमाणु। अणु, अल्पनांक, अपरमाणु। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नाभिक का नाभिक का निर्माण करते करते हैं। एक और, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं? नाभिक का निर्माण करते हैं। द्रव्यमान भी निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? द्रव्यमान भी निर्धारित करते हैं। देवलाल, समझ में आया? किस किस की बात कर रहे थे अपन? फर्स्ट क्या था? न्यूट्रॉन को किससे सेकंड, दर्शाते हैं? फर्स्ट न्यूट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन। प्रोटॉन। क्या क्या खासियत है इन दोनों की? ये नाभिक का आविष्कार करते हैं एक तो नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा, और वे ध्वनि ये परमाणु का द्रव्यमान बताते हैं। निर्धारित करते हैं। हो गया याद सभी को? हो गया? यस। अब अगला टॉपिक है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, यानी कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होते हैं। अब ये सिद्धांत किसने दिया था? बोर और बरी ने। सही बात है, बोर और बेन। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, और फॉर्मूले के अनुसार क्या किया गया था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली गई थी। फॉर्मूला क्या था? 2n²। क्या था? n का जो मान है वो कक्षा होती है, यानी कि कक्षा 1 है तो 1 लिख देंगे, कक्षा 2 है तो 2, 3 है तो 3, और 4 है तो 4। तो इस प्रकार प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, द्वितीय कक्षा में 8, 8, तृतीय कक्षा में 18, और चतुर्थ कक्षा में, 30। ठीक है, 8 और 8 16 नहीं होता है, 18 होता है अपने यहाँ 2n² के अनुसार। समझ गया? तो 8 से 16 पर नहीं जाना और 18 पर चले जाना, सही हो जाएगा। 2 का पावर 2, 18 का पावर 2। तो चलो, ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई है। 16। अब आगे का पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बता दिया मैंने, m कोश n कोश वाला। अब सुनो, काम की चीजें। सबसे बाहरी जो कक्षक होता है वो ये चाहता है कि मेरे कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए? 8, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए? 8। 8। अब प्रयास करता रहता है कि भाई 8, अगर 7 है तो वो एक और ले लेगा,
ठीक है। और कभी कभी दे मतलब ज़्यादा होता है तो दे देता है वो कि भाई तू ले जा, लेकिन उसको क्या करना है, 8 पूरे करना है। इसके लिए भले ही तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, भले ही वो त्याग करे, कुछ भी करे, लेकिन मेन सिद्धांत उसका क्या होता है, ग्रहण करना, मेन सिद्धांत क्या होता है, पूरे करना। अष्टक पूरा करना। पूरा करना। किसे करेगा बेटा अष्टक पूरा? क्या नाम है? कक्षाओं से हम्म? कक्षाओं। अरे तू तो पीसेगा पीसेगा, तेरे साथ ये भी पीसेगा, है ना, या बाकी ये छोड़ के चला जाएगा, तेरे को यहीं रह जाएगा। बता जल्दी से, वापस बोलो। है परमाणु अष्टक पूरा किस प्रकार करता है, क्या करके अष्टक पूरा करता है, चोरी करता है क्या? 2 ये बातें करने का फॉर्मूला है, बातें कर रहा था ना, उसका फॉर्मूला है। 2 यानी दोनों मिलके बातें कर रहे थे। हाँ, तो बहुत सी चीजें मिस हो गई, अब दिमाग में फिट नहीं होगी। एक बार बोला नहीं। तो बता। यस। अब अगला बिंदु है परमाणविक संरचना का व्यवस्था चित्र। अब इस चित्र में तुम आराम से देख सकते हो, हाइड्रोजन जो है जिसमें तुम्हें एक नाभिक दिख रहा होगा और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन बैठा है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, लिथियम में 3, बेरियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, नियोन में 10, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13, सिलिकॉन में 14, पोटेशियम में 15, सल्फर में 16, क्लोरीन में 18, और ऑर्गन में। 18। तो ये डायग्राम भी तुम्हें बनाना है और याद रखना है इसको, ठीक ये है? वैसे नोट्स में आएगा। हाँ, नोट्स में मिल जाएगा। अगर वो नोट काले बड़ी फेयर कॉपी में अच्छा बनाना, फर्जी काम किया तो मैं पूरा पेज फाड़ दूंगा, पूरा काम शुरू से कराऊंगा, ध्यान रखना। क्या अच्छा काम करना, ऐसे नहीं घर के से तुम भर रहे हो इलेक्ट्रॉन, 2 दे रखे हैं, बिंदिया अपने हिसाब से बना दो 10-15, समझ गए? सिंधी सर की विषय में ऐसी हुआ। अब बात करते हैं संयोजकता की। किसकी बात करते हैं? संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, कौन बताएगा? भावना बता। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। हाँ, अभी हमने बात की थी ना, अष्टक पूरा करता है, तो यानी कि सबसे बाहरी जो कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 6 है, 5 है, 2 है, हाँ। कितने, उसके अनुसार क्या होती है, संयोजकता निर्धारित होती है। ठीक है, समझ गया? एक बार फिर से समझाऊं, सुन ले। सर ये बोलते हैं तो आप किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या। उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बताती है, संयोजकता। संयोजकता। अब बोल देखें, वापस बोल रही। किसी परमाणु के बाहरी कक्ष की संख्या, नहीं, बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्षा। बाहरी कक्ष में उपस्थित हाँ, संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ, क्या कहलाती है, संयोजकता। संयोजकता। हो गया याद? अरे याद हो गया? हाँ सर। अरे तेरे को हो गया रे? क्योंकि हाँ बोल पास पूछी। ठीक है। और एक और स्टेटमेंट है, याद रखना, जिनका अष्टक पूरा होता है, ऐसे परमाणु जिनका अष्टक पूरा है, यानी कि उनको किसी से लेना देना नहीं है, वो क्या होते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, किसी से अभिक्रिया नहीं करते, किसी से लेना देना नहीं, उनके मामला फूल है, लेना है देना है। ठीक है, समझ गए? और ऐसे कोई परमाणु होते हैं, उनकी संयोजकता हमेशा क्या होती है, 0 या 0। याद रह जाएगा हाँ। कि नहीं? हो जाएगा। अब हीलियम है ना, हीलियम, हाँ सर। हीलियम जो होती है परमाणु इसमें का- 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने? 2। अब 2 ही है, इसके अष्टक करने की जरूरत ही नहीं है। अरे 2 से इसका मतलब हाँ अष्टक सर। पूरा हो रहा है, यस सर। तो भी ये निष्क्रिय होती है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती। वायुमंडल में हीलियम गैस जो होती है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन 6, में? 7, 8, एक। देख लो, उल्टे दिमाग के सभी। 6 किलो ना ये। हाँ, कितना दे रखा है? 6 तो 8 और 10 हर किसी से क्या आ रहा है? 5, 6, हैं? 7, 8 है।
है नहीं तो आप गिन के देख लो। 8 है ना? हाँ तो 8 है, ये मैंने डापा बनाया। हाँ तो भले 6 हो 8 हो, तुम्हें कंफर्म पता लगाना है। होना चाहिए। तो जिनका डापा नहीं दूंगी। ठीक है, तुम्हें पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। समझ गए यहाँ तक? वही नहीं समझ। अरे यहाँ तक मेरी बात समझ गए? हाँ सर। अब एक बात और मैंने बता दी है कि परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, या तो किसी से ले लेंगे या किसी को दे देंगे। एक्जेंडर वाला सिस्टम है। यस सर। ठीक है, उसे याद रख लेना तुम। अब हाइड्रोजन से ऑर्गन तक इसके परमाणु संख्या तुम्हें याद होनी चाहिए। पूछूंगा मैं, सीधी सी बात है। ठीक है, परमाणु संख्या याद है, तुम आराम से संयोजकता क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना? हाँ कि नहीं? निकाल सकते। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फ्लोरीन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की संयोजकता कैसे निकालोगे? परमाणु क्रमांक याद है तो आराम से निकाल लोगे। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। तो 8 तो अष्टक में चले गए, एक बचा। एक का क्या करोगे? फ्लोरीन में डाला हैं? उसको किसको दे देंगे उधार पे? अरे एक ही तो है उसकी संयोजकता। हाँ, संयोजकता। तो अब वो किसी को दे देगा कि ले जा, मेरे को नहीं चाहिए। तो ले जा मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, है ना? एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ जाएगा। बहुत से परमाणु ऐसे जुड़ के किसका निर्माण करते हैं? अरे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। हाँ, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु मिलकर विभिन्न प्रकार की वो वस्तु पदार्थ। अब बात करते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। हाँ, अब यशमित बताएगा। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं? उत्तर बता दिया मैंने, फिर भी इसको पता नहीं। अबे उत्तर बता दिया था मैंने। अरे परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? हैं? परमाणु संख्या। हाँ, क्या कहते हैं? परमाणु की संख्या। तुम क्यों संयोजकता के पीछे पड़े हुए हो? वो तो हो गया ना टॉपिक, यस सर। वो तो पढ़ लिया। अगले टॉपिक में आ गए, तुम पीछे रह गए क्या? अरे नहीं मिलेंगे तुम्हें। अरे नहीं मिलेंगे। वापस बोल देना। हाँ, परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं। परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या किसके इक्वल होती है? परमाणु संख्या के इक्वल होती है। ठीक है, हो गया याद? हाँ सर। हाँ, क्या बताया मैंने? परमाणु की संख्या। हाँ, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या? प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। हो गया याद? खाली प्रोटॉन। हाँ, अब परमाणु संख्या को किससे दर्शाते हैं? परमाणु संख्या। सर मैं बताऊं? नहीं, ये राकेश बताएगा। कहीं हो बड़ी याद है, बड़ी जो भूली जो। बता राकेश। राकेश ने कल बहुत पढ़ाई की थी जला दे। और घर पे भी पढ़ता है बच्चा, बहुत पढ़ाई करता है। रात को 12 बजे तक पढ़ेगा। इसीलिए तो इसने एक ही बार में उत्तर बता दिया। हाँ, तुम बता दे। जेड कहाँ से ढूंढा है? हैं? हाँ, जेड से किसको दर्शाते हैं बेटा? परमाणु संख्या। हाँ, परमाणु परमाणु संख्या संख्या Z को है। किससे दर्शाते हैं? जेड से। असल में परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की प्रोटॉन की वो संख्या। आसान है? हाँ, यशमित उतर गई हो। जेड। याद हुई नहीं? एक बार वापस बोल देना यार, लास्ट में प्रश्न ही वही है, आंसर ही वही है। मैं बोलूं सर? हाँ परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं। हाँ, परमाणु संख्या को किससे दर्शाते हैं इसमें? जेड से दर्शाते हैं। दूसरी बात क्या बताई? प्रोटॉन को किससे दर्शाते हैं? प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु संख्या। ठीक है, हाँ सर। हो गया याद? यस सर। प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू ट्रू। सर क्या बोले? प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू परमाणु संख्या। ये क्या है? वापस बोलो बोले। इसीलिए तो बोलता हूँ कि तुम मुंह से क्या बोल रहे हो तुम्हें पता थोड़ी रहता है। परमाणु संख्या। अगर ये चीज तुमने सीख ली ना तो तुम कभी फेल नहीं होगी, सर। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है तुम लिख के क्या आ जाते हो। और सर बहुत मजा आता है कॉपियां चेक करने में जब तुम क्या क्या लिखते हो। तुमसे प्रोटॉन की संख्या एक शब्द में इक्वल- उत्तर पूछा जाता है, तुम पूरी लाइन फेंक के आते हो, उसमें से आंसर होते ही नहीं, क्योंकि मास्टर आधा नंबर दे देता है कि फेल नहीं हो जाए,
है ना, ऐसे होता है 9th में बच्चे ऐसे नंबर लाते लालू राम जी नहीं थे, हैं, लालू राम जी नहीं थे। नहीं देते हैं। हाँ हाँ वो तो नहीं देते हैं, मैं तो 0 ही दूंगा, ध्यान रखना। फिर कह रहे कि तुम 2+2 40 में 490 ग्राम ही हाँ निकलेंगे। एक प्रश्न 2 बार पूछ लिया था, एक बार और पूछ लेते हैं ताकि तुम्हें याद हो। हाँ सर ये एक बार हाँ वापस पूछ रहा हूँ। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं देवीलाल? द्रव्यमान। मुझे क्या कीजिए हुआ? हाँ भावना बता दे। न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान कहते हैं। सर एक परमाणु में नाभिक में उपस्थित कुल ये फालतू की चीज छोड़, अपनी भाषा में समझा। सर हम लोग बना दे। नहीं वो रट्टा नहीं चलना है, आपने थोड़ा सा ऐसे समझा। हाँ नॉर्मल प्रोटॉन की संख्या को को 5वीं का बच्चे ही समझ जाए। ऐसे प्रोटॉन समझ- की संख्या को न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते सिंपल सी बात है, किसकी संख्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या किसके बराबर होती है? नाभिक की हैं। द्रव्यमान द्रव्यमान की किसके बराबर होती एक बार है? वापस द्रव्यमान बोल- के सर बराबर। एक बार वापस हैं? एक बार वापस एक बार वापस बोलेंगे, ठीक है बोलेंगे, है ना। यस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको ही अपन देख किस लेते हैं, देख लें। समस्थानिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समस्थानिक। सुनना, समस्थानिक में परमाणु संख्या तो समान होती है। कौन सी संख्या? परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग भिन्न अलग। भिन्न। और जैसे उल्टा होता है। एग्जाम्पल किसका दे दोगे? हाइड्रोजन का दे दोगे। यस सर। हाँ इसके कितने समस्थानिक है? 3। ओ, तीन है। कितने समस्थानिक है? तीन। 3। कितने? तीन। 3। कौन कौन से? एक समान संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। सर द्रव्यमान संख्या तत्व का प्रतीक हाँ मैं बता देता और हूँ। परमाणु संख्या। कार्बन, क्लोरीन, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, जो ये किसके समस्थानिक है? समस्थानिक हाइड्रोजन। हाँ किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के। जब कोई तुम्हें पूछता है कि समस्थानिक की परिभाषा बताओ तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले परिभाषा बता दोगे, फिर हाइड्रोजन का उदाहरण लिख दोगे, तीनों ही नाम लिख देने बस, तो ये नाम तो कठिन मास्टर है। समझ जाएगा। ट्राइटियम। नहीं मर थोड़ी रहे, नहीं मरेंगे, जीवित रह सकते हैं। व्रत वाले तो विवाह से रहते नहीं रहते। हाँ सर। हाँ तो फिर अपन तो इंसान है। यस सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न सुनना ध्यान से देवीलाल, सुन लेना, वापस तेरे से पूछूंगा। समस्थानिकों के अनुप्रयोग यानी कि उनके प्रयोग कहाँ कहाँ पे उनका करते हैं। तो यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है जिसका प्रयोग परमाणु भट्टी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? परमाणु भट्टी में। ईंधन के रूप में। हाँ दूसरा, कैंसर का इलाज करना है, कैंसर का उपचार करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? कोबाल्ट के समस्थानिक का। का गले में एक रोग हो जाता है घेंगा रोग, घेंगा रोग। ठीक है, इसका इलाज करना है आयोडीन। तो आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। आयोडीन का प्रयोग नहीं करते हैं, आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। आयोडीन खाने से क्या ठीक थोड़ी हो गया क्या? नहीं, आयोडीन किसमें होता है? नमक। ठीक है। अगला बिंदु है समबारिक। समबारिक में बिल्कुल सरल है, परमाणु संख्या तो समान होती है, परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है और द्रव्यमान संख्या समान होती है। ये तुम्हारी हो गई नोट्स की क्लास। अब एक एक से कोई पूछ लेता हूँ। हाँ अंकित समझ में आ गया सारा? हाँ एक बार घर पे जाके आराम से रीडिंग कर लेना, और फिर भी कमी पेशी लगे तो अपने कोर्स में क्लास जुड़ी हुई है ही है, ठीक है। हाँ और वहीं से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, और जैसे पीडीएफ मैं अपडेट करूँगा ग्रुप में मैसेज कर लूँगा, काम करना स्टार्ट कर देना ताकि दिक्कत नहीं आए, ठीक है। आज डाल दो नोट्स। हाँ नोट्स आज देर रात्रि तक आ काले जाएंगे। काले काले हाँ तो कल पहुँच कल आना है जाएंगे। क्या? कल संडे है तो कल कोशिश करना कि पीडीएफ का काम तुम कर लो आराम हाँ से, सर छुट्टी रही। ठीक है। सारा अच्छे से लिख लेना कॉपी में, अच्छी राइटिंग में, ठीक है। पीडीएफ का काम तुम कल कर लेना, आज मैं इसको पीडीएफ क्या update- होता है? मंडे को चेक करेंगे। मंडे को पोर्टेबल ड्राइव डॉक्यूमेंट कहीं भी ले जाओ, एक बार डाउनलोड करो और फिर आराम से लिख लो। नोट्स। हाँ 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 भावना तेरा कोई प्रश्न है? नहीं। नहीं है, ठीक है। प्रश्न तो मैं करूंगा ना टेस्ट में फिर। हाँ अब जाएंगे। देवीलाल तेरा कोई प्रश्न? नहीं। तेरा है? पूछो। कल क्या पढ़ाया? कल क्या पढ़ाया ऐसे पूछ रहा है? कल तो पढ़ाई कहीं पढ़ाई नहीं होगा। हाँ गाले कोई नहीं हाँ। आएंगे
वो मैंने आपको फोटो भेजा था, वो इलेक्ट्रिक बेल बना सकते थे। हाँ वो बात अपन थोड़ी देर बात करेंगे। हाँ सर, अब मैंने तेरा वो कोई क्वेश्चन बना दिया। क्लास से हमारे रिलेटेड 2 मिनट रीड करना पड़ेगा ठीक पाठ। है, मनी मारो जब अब करना कुछ नहीं है, चल रही यार भी 2 मिनट मुंह बंद करके बैठ जाओ आराम से, यानी कि सर, अपने मन को शांत करो। सर अरे हम्म